हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है, जहाँ पर चैंपिंग नी को कॉल करके ये पूछती है कि ये बताओ रोंग वापस आया या नहीं। वो उसे कहती है कि नहीं आया है। इतने में चैंपिंग के डैड और मॉम आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमने सुना है कि रोंग की तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो तुम उसे देखने क्यों नहीं गई हॉस्पिटल? तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो ना? तो वो कहती है डैड मैं गई थी, बट वो हॉस्पिटल से कहीं गायब हो चुका है। तो उसके डैड का पारा चढ़ जाता है और वो कहते हैं वो कहीं गायब है तो तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए ना, जाओ और उसका पता लगाओ। चैंपिंग न चाहते हुए भी घर से बाहर निकल जाती है रोंग को ढूंढने के लिए। और उसके डैड कहते हैं कि पता नहीं ये लड़की कब समझेगी कि उसे रोंग से शादी करके मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो वहीं मैक को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल सर्वेंट्स की तरह हरकतें कर रहा होता है और ज़मीन पर बैठा होता है। क्यों का फ्रेंड क्यों से कहता है क्या सच में ये तुम्हारा बॉस है? लगता तो नहीं इसे देखकर इतना रिच है और बिल्कुल सर्वेंट्स की तरह हरकतें कर रहा है। तो क्यों उसे कहती तुम लोग चुप हो जाओ। वो उसे ज़मीन से उठाकर एक टूल पर बिठाती है, बट वो बार बार अपने पैरों को टूल के ऊपर कर लेता है। तो क्यों उससे कहती है ये मैनर्स नहीं है, अपने पैरों को नीचे रखो। लेकिन वो बार बार अपने पैरों को ऊपर उठा लेता है, बिल्कुल एक इनोसेंट बच्चे की तरह, और वो बार बार उसका पैर ही सही करती रहती है। अब अगले सीन में सारे लोग खाने पर बैठे होते हैं और सारे लोग अपना अपना खाना अपने कांटे और चम्मच से खा रहे होते हैं। लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि जो मैक है वो खाना हाथों से खा रहा है, बिल्कुल पुराने ज़माने के लोगों की तरह, तो सारे लोग देखकर उसे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये कैसे खाना खा रहा है। क्यों उसे एक चम्मच ऑफर करती है और कहती है कि तुम्हें इससे खाना खाना है, ठीक है। जब वो चम्मच लेकर खाना खाता है लेकिन वो सही से खा नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसे चम्मच से खाना तो आता ही नहीं था, इसलिए सारे लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स को लगता था कि वो पागल है इसलिए ऐसे बिहेवियर कर रहा है, इसलिए वो लोग उसके सामने एक टैबलेट लेकर आते हैं और उसमें उसे फ़ोटोज़ दिखाते हैं। अब क्योंकि मैक प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट में था, तो पास्ट में पुराने ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी, इसलिए वो टैबलेट को देखकर डर जाता है। उसके बाद यूई उसे टेबल फैन दिखाती है, तो वो पुराने ज़माने की बात करता है और कहता है ये कौन सा यंत्र है, इससे तो बहुत अच्छी हवा आ रही है। और इतना कहने के बाद वो टेबल फैन में अपनी उंगली ही डाल देता है और उसकी उंगली कट जाती है। अब सारे लोग समझ जाते हैं कि वो सच में अपने पास्ट में जी रहा है। लेकिन वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसकी लवर थी पास्ट में और बस वो तुम्हारे लिए वापस आया है ताकि वो तुम्हें हासिल कर सके? क्यों कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक रीबर्थ लव स्टोरी है? तो क्यों कहती है शट अप, चुप हो जाओ तुम लोग। यूई तो बैक पर फ्लैट ही होती है, इसलिए वो उसकी कटी हुई उंगली पर बैंडेज कर रही होती है। उसके बाद अब सारे लोग ये समझ चुके थे कि वो पागल नहीं है। इतने में क्योंकि फ्रेंड्स को कॉल आ जाता है कि उन्हें किसी को रेस्क्यू करना है, तो वो लोग वहाँ से निकलने की तैयारी में होते हैं। अब जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं तो क्यों भी उनके पीछे जाती है, तो मैक भी क्यों के पीछे जाता है और कहता है कि वो भी उनके साथ चलेगा। बट क्यों उसे मना कर रही होती है और कहती है कि तुम घर पर ही रुको, लेकिन वो ज़िद करता है। अब उनके पास टाइम नहीं होता है, इसलिए क्यों कहती है फटाफट गाड़ी में बैठो, और वो लोग वैन में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग उस जगह पर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि उस घर में एक सांप है, उस सांप को मारना है, लेकिन उससे पहले उन लोगों को उस आंटी के डक को बचाना है जो कि बहुत सारे हैं। अब सारी रेस्क्यू टीम उन डक को पकड़ने के लिए तैयार हो जाती है। सारे लोग पकड़ने के लिए जाते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते। अब मैक जो है गाड़ी में से बैठकर सारी सिचुएशन को देख रहा होता है, और मैक के लिए डक को पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं था क्योंकि वो पुराने ज़माने का जो था, इसलिए वो फटाफट रेस्क्यू टीम से भी जल्दी जल्दी डक्स को पकड़ ले रहा था और सारे लोगों को ये सेव करके एक जगह पर बंद कर दे रहा था। अब उसे ऐसा करता हुआ देख वो आंटी बहुत खुश हो जाती है और कहती है तुमने तो बहुत अच्छे से सब कुछ किया, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। वो कहता है डक्स को मैं बहुत प्यार करता हूँ और मेरे लिए ये बहुत ही आसान काम था। अब क्यों भी खुश हो जाती है। उसके बाद कहती है अब चलो हमें घर चलना है। तो वहीं कॉर्न को दिखाया जाता है जो कि क्लब में आज भी सिंगिंग करने का काम ही कर रहा होता है। ये किसी न किसी तरीके से हमेशा प्ले बॉय का ही रोल अदा करता है। अब सेम प्लेस पर उसे चैंपिंग मिल जाती है और वो चैंपिंग के पास जैसे ही आता है तो चैंपिंग उससे कहती है देखो मुझे पटाने की कोशिश मत करना क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक बॉयफ्रेंड है। वो कहता है किसी लड़की से अगर कोई बात करे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे चाहता है और उसे पटाने की कोशिश कर रहा है। क्यों और उसकी पूरी रेस्क्यू टीम जो है वो मैक को थैंक्स बोलते हैं कि आज उसने उन लोगों की बहुत हेल्प की। तो वो उसे प्राइज़ में जो है एक कैंडी देती है जो कि गोल्डन प्लास्टिक से कवर होती है। अब मैक को ऐसा लगता है कि वो एक बहुत बड़ा इनाम है उसके लिए जो उसे क्याओ ने दिया है, इसलिए वो उस कैंडी को खाता भी नहीं है बल्कि उसे संभाल कर अपने पास रख लेता है। उसके बाद वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरे पास नहीं सोना है, ये तुमने होश में मुझसे कहा था ना, तो फिर अब तुम जाओ और पो के साथ उसके घर पर सो जाना। लेकिन वो कहता है क्या हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। इतने में कॉर्न के बाइक की आवाज़ आ जाती है। अब क्यों उसे छुपाने जा रही होती है, लेकिन मैक को ऐसा लगता है कि ज़रूर दुश्मनों ने हमला कर दिया है, तो वो फाइटिंग के मूड में आ जाता है। तो क्यों मैक से कहती है अरे वो मेरा भाई है, कोई आतंकवाद नहीं जो तुम उससे लड़ने के लिए जा रहे हो।
तुम जाओ और जाकर डस्टबिन में छुप जाओ। और उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को लेकर अपने भाई के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब कौन कहता है तुम लोग यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? तो मैक उससे कहती है एक्सरसाइज, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो कौन कहता है ये कोई एक्सरसाइज का टाइम है? अब जब कौन चला जाता है तो वो लोग डस्टबिन में देखते हैं तो मैक वहाँ पर होता ही नहीं। कृत ने क्यों के बारे में नी को सब कुछ बता दिया था। तो नी उससे कहती है अगर हमें उसका एड्रेस पता होता तो हम उसके घर जाकर भाई को चेक कर लेते, लेकिन इतने में ही जैसे वो पीछे पलटती है तो देखती है कि उसका भाई जो है वो काउच पर पड़ा सो रहा है और उसने अजीब तरीके से ड्रेसिंग सेंस किया हुआ है। तो वो अपने भाई के पास जाती है और कहती है ओ माय गॉड, कितनी स्मेल आ रही है इसके शरीर से। तो कृत उसे कहते हैं उसे सोने दो, जब वो सोकर उठेगा तो तुम उससे पूछ लेना। अब जब वो सोकर उठता है तो न्यूज़ के पास जाती है और कहती है ये क्या हालत बना रखी है तुमने, और तुम्हारी बॉडी से बहुत बुरी स्मेल आ रही है। मैक डस्टबिन में जो था इसलिए उसकी बॉडी से स्मेल आती है। वो कहती है ये बताओ कल रात तुम थे कहाँ? वो कहता है मुझे खुद कुछ याद नहीं कि मैं कल रात कहाँ था और कहाँ नहीं। उसके बाद वो अपने आप को मिरर में जब देखता है तो कहता है ये कैसी हालत हो गई है मेरी, और फिर वो उस कैंडी को भी ध्यान से देखता है। उसके बाद वो जैसे तैसे करके सीधा अपने ऑफिस पहुँचता है और फिर उसके पीछे चैंपिंग आती है और कहती है तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम वापस आ चुके हो। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम हॉस्पिटल से कहाँ गायब हो गए थे? तो रॉन्ग कहता है मुझे खुद भी कुछ पता नहीं। रॉन्ग क्यू को अपने कैबिन में बुलाता है और कहता है मुझे पता है कल रात ज़रूर मैं तुम्हारे घर पर ही गया था, और बताओ मैंने आखिर वहाँ पर क्या किया? इवन तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया कि जब मैं सुबह उठा हूँ तो मेरी पूरी बॉडी में पेन था? तो वो उससे कहती है अगर मैं तुम्हें सच बताऊँगी तो क्या तुम यकीन कर लोगे? वो कहता है तुम मुझे बताओ, मैं यकीन करने की कोशिश करूँगा। तो वो कहती है कल तुम मेरे लिए फ्लावर लेकर आए थे, उसके बाद तुमने पो की डंडे से खूब पिटाई की, फिर तुमने मुझे आलू को आग पर भून कर दिया, वो भी बिल्कुल पुराने ज़माने की तरह। उसके बाद चालू फैन में तुमने अपनी उंगलियां डाल ली और फिर डक्स पकड़ने में हमारी हेल्प की, और शायद डक्स पकड़ने में ही तुम्हारी बॉडी में खरोच आ गए होंगे जिसकी वजह से बॉडी में पेन हो रहा है। और लास्ट में पता है तुमने क्या किया? तुम्हें डस्टबिन में भी छुपना पड़ा था। अब रॉन्ग उसे बड़ी हैरानी से देख रहा होता है तो वो कहती है देखा, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही थी कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं होगा। तो वो उससे कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि जब भी मैं तुम्हारे घर पर आऊँ तो तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखोगी, लेकिन तुमने मुझसे डक्स पकड़वाए। तो वो कहती है मैंने जहाँ तक हुआ तुम्हें अच्छे से रखने की कोशिश की थी, लेकिन अगर मेरे भाई ने तुम्हें देख लिया होता ना तो तुम्हारा कचूमर बना देता। तो रॉन्ग उससे कहता है मैं तुम्हारे घर आता हूँ, इसका मतलब तुम ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ इसलिए मेरी रिस्पेक्ट किया करो, समझे तुम? और फिर उसे कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, अब तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। वो कहती है वैसे भी मुझे तुम्हारे मुँह लगने का कोई शौक नहीं। वो कहता है तुमने कुछ कहा? वो कहती नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो जा रही हूँ अपना काम करने के लिए। इतने में रॉन्ग देखता है कि न्यूज़ की बातें सुन रही है। तो वो कहता है नी बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें देख लिया है और छुपकर हमारी बातें सुनने का क्या मतलब था? वो हंसते हुए बाहर आती है और कहती है भाई, लेकिन वो उसे पकड़कर ऑफिस से बाहर निकाल देता है और कहता है अगर तुम मेरी परेशानियों को ख़त्म नहीं कर सकती तो प्लीज़ उन्हें बढ़ाने की कोशिश भी मत करो। वो कहती है भाई, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि कल रात आप कहाँ थे और आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं आखिर। तो वो कहता है तुम्हें मेरी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं बस इतना चाहता हूँ। तो वो कहती है भाई आप मेरी एक बात तो सुनो। तो वो कहता है मैंने कहा ना कि तुम मुझे परेशान मत करो। तो वो कहती है ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम से परेशान नहीं करूँगी, आप रात भर गुल रहो या दिन भर गुल रहो, मैं आपको ढूंढूंगी भी नहीं। और फिर गुस्से में कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। अब एक बार फिर से रॉन्ग जो है वो कृत के पास जाता है और उसे अपनी सारी सिचुएशन बताकर ये कहता है कि पता नहीं वो बार बार क्यों कि घर पर क्यों पहुँच जाता है आखिर। तो वो उससे कहता है अगर ऐसा है और तुम उसके घर पर नहीं जाना चाहते हो तो तुम खुद को अपने कमरे में लॉक कर लो। अब सेम वो ऐसा ही करता है और कृत को अपने रूम की चाबी देकर ये कहता है कि अब वो रूम में लॉक रहेगा तो वो उसके घर जा ही नहीं पाएगा। अब जो कृत होता है वो नी को सारी कीज़ दे देता है और कहता है कि ये कीज़ तुम रख लो ताकि वो इस घर से बाहर ना जा सके। कौन जो है वो चैंपिंग से अपनी बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका फ्रेंड उसे देख लेता है और कहता है ओह माय गॉड, आज एक न्यू लड़की, आखिर तुम कितनी लड़कियों को पटाओगे? तो कृत अपने दोस्त से कहता है कि वो सामने बैठी लड़की तुम्हें दिखाई दे रही है, उस लड़की ने मुझे पहले भी गिफ्ट ऑफ़र किए और मैंने ले लिया था, लेकिन आज वो मुझे गिफ्ट के साथ अपना प्रपोजल भी देने वाली है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता तो मैं उसे कैसे मना करूं? तो उसका फ्रेंड उसे एडवाइस करता है कि तुम उसके गिफ्ट्स को एक्सेप्ट ही मत करना, वो समझ जाएगी कि तुम उससे प्यार नहीं करते। अब कौन ऐसा ही करता है और वो सीधा यू के पास कॉल करके उसे बुला लेता है, और जब यू पहुँचती है तो वो काफ़ी खुश लग रही होती है। उसके बाद कौन उसे कहता है कि तुम्हें मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना है, ठीक है ना? वो कहती है ओके, वैसे भी मैं नौटंकी बहुत अच्छा कर लेती हूँ, चलो। वो उसे क्लब के अंदर लेकर जाता है और उसी लड़की के सामने ऐसे चिपक रहा होता है जैसे वो उसकी रियल गर्लफ्रेंड हो। अब जैसे ही वो लड़की उन लोगों को देखती है तो काफ़ी उसका दिल टूट जाता है कि उसने उसे धोखा दिया है, तो वो रोने लगती है। और उसके बाद वो सीधा नी के पास कॉल करती है क्योंकि नी उसकी फ्रेंड जो होती है। अब नी जैसे ही उसके पास पहुँचती है तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है
कि कौन नाम के लड़के ने मेरा दिल तोड़ दिया है। उसने मेरे प्रपोज़ल को सुनने से पहले ही मुझे बता दिया कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। वो कहती है आखिर कौन है वो लड़का, चलो मुझे दिखाओ, मैं तुम्हारा रिवेंज उससे लूँगी। अब नी जैसे ही उसे देखती है तो कहती है ये बदतमीज़ लड़का, इसे तुम अपना बॉयफ्रेंड बनाने वाली थी, अभी मैं तुम्हारा रिवेंज इससे लेती हूँ, यू जस्ट वॉच मी। और उसके बाद वो कौन के पास जाकर उसके गले में हाथ डालती है और फिर जानबूझकर उससे दो प्यार भरे बातें करने लगती है और उसके बाद सारे गर्ल्स के सामने उसकी पैंट खींच के उतार देती है। अब कौन का मजाक पूरे क्लब की लड़कियों के सामने हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करता है और कहता है ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो अपनी फ्रेंड के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है तुमने मेरी फ्रेंड का दिल तोड़ा ना, बस इसीलिए मैंने भी तुम्हारी इंसल्ट की। तो वो कहता है ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब देखो मैं तुमसे अपना रिवेंज कैसा लेता हूँ। और वो डायरेक्ट नी को किस कर देता है और उसके बाद कहता है अब अच्छा हुआ ना, अब हिसाब बराबर हो गया हमारा। और फिर कौन नी से कहता है आइंदा मुझसे पंगा मत लेना, समझी तुम। अब जो नी की फ्रेंड होती है उसे नी का हालचाल पूछना चाहिए तो वो उसे डायरेक्ट किसके बारे में ही पूछने लगती है। तो नी गुस्से में कहती है चुप हो जाओ तुम, तुम्हें मुझसे ये पूछना चाहिए कि मैं कैसी हूँ, ठीक हूँ भी या नहीं, और तुम किसके बारे में मुझसे पूछ रही हो। नेक्स्ट सीन में हमें मैक को दिखाया जाता है जो वापस से क्यों के घर पर पहुँच चुका था। अब वो कैसे पहुँचा ये हमें आगे दिखाया जाएगा। अब क्यों से कहती है तुम अच्छे टाइम पर आए हो, चलो हम लोग खा ही रहे हैं, तुम भी खा लो। वो उसे अपने हाथों से खिलाती है और उसके बाद हंसने भी लगती है कि तुम तो छोटे बच्चों की तरह खा रहे हो। अब खाने के बाद मैक उन लोगों को अपने डांस के थ्रू एंटरटेन कर रहा होता है। सारे लोग मैक का डांस देखकर काफ़ी हंस रहे होते हैं। नाइट के सीन में क्योंकि बहुत सारे मच्छर काट रहे होते हैं इसलिए मैक उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, तो वो पुराने ज़माने का दिमाग लगाता है और लेमन ग्रास लेकर आता है और उसे पत्थर से कुचल कर क्यों के पास रख देता है और कहता है क्या हो, अब तुम्हें मच्छर नहीं काटेंगे। अब क्यों जो है जब मैक को अपनी फिक्र करता हुआ देखती है तो उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है और वो कहती है काश रॉन्ग में भी तुम्हारी तरह कोई एबिलिटी होती, लेकिन वो तो बड़ा ही गुस्सैल है और तुम इतने इनोसेंट और प्यारे हो। उसके बाद वो सोचती है कि वो उसे घर छोड़ा है, लेकिन उसे तो उसका घर का एड्रेस पता नहीं था। तो वो कंपनी में जाती है और गार्ड से कहती है कि तुम मुझे क्या रॉन्ग बॉस के घर का एड्रेस बता सकते हो। तो गार्ड उससे कहता है आप क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ, सर तो आप ही के साथ है ना, और आपको उनके घर का एड्रेस चाहिए। अब क्योंकि जो है क्यों उस गार्ड को ये नहीं बता सकती कि इस वक्त वो रॉन्ग नहीं मैक है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती और कहती ठीक है। फिर क्यों मैक से कहती है आज के लिए तुम इस कंपनी में रुक जाओ ना। तो मैक कहता है नहीं मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। तो वो उसे अपने साथ वापस घर ले जा रही होती है, लेकिन रास्ते में इतनी सारी गाड़ियों को देखकर वो काफ़ी अजीब बिहेव करने लगता है क्योंकि पास्ट में ये सब कुछ नहीं था। क्यों उसके साथ अब काफ़ी खुश लग रही थी क्योंकि वो धीरे धीरे मैक को पसंद जो करने लगी थी और उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करना भी उसे अच्छा लगता है। अब क्यों को दिखाया जाता है जो अचानक खिड़की के कांच को टूटा हुआ देख चिल्लाने लगती है। इतने में वो अपनी मेट को कहती है तुम यहाँ पर घोड़े बेचकर सो रही हो और वो देखो रॉन्ग इस कमरे से खिड़की तोड़कर बाहर जा चुका है और तुम्हें पता भी नहीं चला। वो उसको कॉल भी ट्राई करती है लेकिन नहीं लगता। क्यों मैक को अपने घर ला चुकी थी और ख़ुद बेड के ऊपर और उसे बेड के नीचे सुला देती है और फिर कहती है बिना मुझसे पूछे कहीं मत जाना। वो कहता है ओके। अब मॉर्निंग के सीन में जब उसकी आंखें खुलती है तो वो बुलाती है मैक, मैक क्या तुम मुझे सुन रहे हो। जब वो कोई आवाज़ नहीं देता तो वो बेड के नीचे देखती है तो वहाँ पर मैक होता ही नहीं। वो सोचती है ये कहाँ गायब हो गया। उसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो उससे मिलता है और कहता है तुम ये सब कुछ छोड़ो और मेरे साथ अभी इसी वक्त चलो। वो कहती है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है अपना मुंह बंद रखो और मेरे साथ चलो। वो उसे गाड़ी में बिठा कर लेकर जा ही रहता है, लेकिन तभी पीछे से चैंपिंग उन दोनों को देख लेती है। उसे काफ़ी गुस्सा लगता है कि ये रॉन्ग आखिर किस लड़की के साथ बाहर जा रहा है। इतने में उसके पास नोंग आ जाता है जो चैंपिंग से ये कहता है कि मैंने इस कंपनी को बहुत लॉस दिया है ना, और सर मुझसे काफ़ी नाराज़ हैं इसलिए उन्होंने मुझे फ़ायर भी कर दिया है, लेकिन प्लीज़ तुम मेरी सिफारिश कर दो ताकि वो मुझे वापस से कंपनी में रख लें। अब उसकी हमदर्दी जैसी बातें चैंपियन को काफ़ी अच्छी लगती हैं, इसलिए वो कहती ठीक है मैं तुम्हारी सिफारिश एक बार रॉन्ग से ज़रूर करूँगी। वो खुश हो जाता है। आगे अब रॉन्ग को दिखाया जाता है जो क्यों को लेकर अपने फर्नीचर वाले मॉल में जाता है और सारे काम उसे अपने साथ लेकर करता है। उसके बाद वो क्यों को कहता है ये देख लो ये मेरा पूरा फर्नीचर का मॉल है ताकि अगर कोई काम पड़े तो तुम यहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक आ सको। वो चीज़ों को देखने में इतनी ज़्यादा खो जाती है कि उसे बहुत ही अच्छा लगने लगता है वहाँ पर। वो कहती है यहाँ पर तो बहुत ही अच्छे अच्छे फर्नीचर हैं। उसके बाद उन लोगों को लंच करता हुआ दिखाता है। लंच करने के बाद वो दोनों ऑफिस में पहुँच जाते हैं तो रॉन्ग उससे कहता है अब तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है और तुम यहाँ से जा सकती हो। वो कहती है क्या मेरा काम ख़त्म हो चुका है, तुम समझते क्या हो खुद को। जब तुम्हारा दिल चाहता है तुम मुझे अपने पास बुला लेते हो और जब दिल चाहता है मुझे छुट्टी दे देते हो। अगर मैं तुम्हें इतनी ही बुरी लगती हूँ तो आखिर तुम मुझे अपने साथ क्यों रखते हो, और आज तुमने मेरे साथ पूरा दिन टाइम स्पेंड किया, आखिर क्यों। तो वो कहता है तुम जानना चाहती हो मैंने तुम्हारे साथ पूरा दिन टाइम स्पेंड क्यों किया, ताकि मैं तुमसे बोर हो जाऊँ और फिर रात में तुम्हारे घर ना आऊँ। तो क्यों गुस्से में कहती है इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है
और वो अपना आईडी कार्ड उसके मुंह पर फेंक कर जाती है और कहती है, अब दोबारा मैं तुम्हारे कंपनी में कभी नहीं आऊँगी और ना ही मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल दिखाऊंगी और तू भी कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और गुस्से में वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी रॉन्ग का भी गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और उसकी जो पावर होती है वो वापस शो हो जाती है। इवन वो इतने ज़्यादा गुस्से में होता है कि उसकी आंखें गुस्से से लाल होना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर रखी सारी चीज़ें हवा में फ्लाई होने लगती है क्योंकि उसकी पावर शो हो चुकी थी। अब जब क्यों ये सब कुछ देती है तो वो डर जाती है कि सारी चीज़ें हवा में उड़ रही हैं और वो डर के मारे नीचे बैठ जाती है और कहती है, तुम कोई इंसान हो या घोस्ट, और दरवाजे से दौड़ती हुई बाहर चली जाती है। रॉन्ग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, लेकिन जब वो अपनी आसपास की चीज़ों को उड़ता हुआ देखता है तो अपने हाथों से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सोचता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ।